Good afternoon everyone. Today I am Neeru Mehla. I am going to teach you the cell cycle and the cell division chapter of class 11th. Okay, let's start with it. Hopefully you must be aware of it, what is cell cycle, but I'll start with the basic of it. So why there is a need of cell division? Means first of all, what's the basic need for the cell to divide? मतलब जरूरत ही क्यों है सेल को डिवाइड करने की? अब हमारा आंसर ये रहता है कि हम छोटे बच्चे थे, अब हमारी ग्रोथ हुई, हमारी हाइट बढ़ी, इट मीन सेल को डिवाइड किया गया तभी तो हमारी हाइट बढ़ी. दैट्स द बेसिक थिंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मीन्स उस सेल को भी डिवाइड करने के लिए ऐसा क्या पैरामीटर था, ऐसा क्या फैक्टर था कि सेल को डिवाइड होना ही पड़ा. सो द फर्स्ट थिंग, we all know the cytoplasm, we all know the nucleus. It means if there is a disbalance between the volume of nucleus, मतलब जितनी जगह में न्यूक्लियस आएगा उसके अकॉर्डिंगली रेशो देखा जाता है साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम का. इट इज द डिसबैलेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस. वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को मैं शॉर्ट में ऐसे शॉर्ट करूंगी एंड द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म. मतलब अगर एक दूसरे की एक्टिविटी को वो हैम्पर करने लग जाए तो हमें देखना पड़ेगा कि सेल को तो डिवाइड करने की जरूरत है. डिसप्रपोर्शनेट हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है. सो दैट्स व्हाई दोनों के फंक्शन एफिशिएंटली परफॉर्म हो तो हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा. इस मीन्स कि यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशो है तो बोलेंगे कि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो को मेंटेन करने के लिए अपने को सेल डिवाइड करने के लिए रेडी करना होगा. ये ऑटोमेटिकली वो रेडी हो जाएगा. इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्मिक, इन दोनों का रेशो ये बैलेंस करने के लिए सेल को डिवाइड करने की जरूरत है. तो नेक्स्ट आता है, ठीक है, वी आर एग्री विद इट, वी विल एग्री. हाउ यू कैन से लेट्स स्टार्ट विद द सेल डिवीजन और लेट्स स्टार्ट विद द सेल साइकिल. तो कितने टाइप की यहाँ पर सेल की डिवीजन हो सकती है पॉसिबल? देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन दैट वी हैव टू स्टडी इन आवर क्लास. टुडे वी कैन नॉट कवर ऑल ऑफ देम, but we can get a brief idea what we all are going to talk about in the next upcoming lectures. 3 types की cell division होती है. First is amitosis. Amitosis means absent, मतलब जहाँ पर कोई भी स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगी वहाँ पर उस पर्टिकुलर टाइप के सेल डिवीजन को अमाइटोसिस बोला जाएगा. ये हमारे जनरल बैक्टीरिया में देखने को मिलेगी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया में ही माइटोसिस होता है. इवन इन हायर ऑर्गेनिजम्स, इन इवन और कॉन्ड्रियोसाइट्स, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, दे कैन हैव दिस पर्टिकुलर सेल डिवीजन दैट इज अमाइटोसिस. सेकंड वी हैव द सेल डिवीजन दैट इज माइटोसिस. माइटोसिस सेल डिवीजन मोस्टली हमारे सोमैटिक सेल्स में होगा. ऐसा नहीं कि ओनली सोमैटिक सेल, इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन स्टेम सेल्स ऑल्सो. Okay, it can take place in pluripotent or meristematic cells also, but that means वहाँ पर 1 से 2 सेल इक्वल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे. थर्ड वी हैव द मियोसिस. इट मीन्स जहाँ पर हमें गैमीट्स बनाने हैं, लाइक स्पर्म और एग की फॉर्मेशन करानी है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की प्रोडक्शन करानी है, वहाँ पर हमारे जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होगा वहाँ पर मियोसिस हमें देखने को मिलेगा. इट मीन्स 3 टाइप्स के सेल डिवीजन हम स्टडी करेंगे हमारे चैप्टर के अंदर, अमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज वेरी बेसिक एंड दैट इज अमाइटोसिस. होपफुली यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी. ओके, आई विल रेज इट. हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो को समझा. मतलब अगर ये रेशो डिस्टर्ब होगा तो यहाँ पर सेल को डिवाइड करने की जरूरत होगी. ये रेशो डिस्टर्ब होने से हमारे सेल की नॉर्मल एक्टिविटीज है वो हैम्पर होना स्टार्ट हो जाएंगी. दैट्स व्हाई सेल नीड्स टू डिवाइड. एंड 3 टाइप के सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, अमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस को मैं स्टार्ट कर रही हूँ.
सबसे बेसिक जो पहला डिफरेंस है अमाइटोसिस में, यहाँ पर कोई धागे नहीं होते। यहाँ पर मेन इसका जो नाम ही अमाइटोसिस लिखा है, अ मीन्स एब्सेंट, यहाँ पर एब्सेंट है, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। अब क्वेश्चन है क्या नहीं है, इट मीन्स थ्रेड्स नहीं है। यहाँ पे जो स्पिंडल्स बनते हैं, जो थ्रेड एक स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, स्पिंडल फॉर्मेशन या बोल लीजिए कि थ्रेड जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, दे आर एब्सेंट। यहाँ पर कोई सेंट्रियोल फंक्शन करने नहीं आ रही है, तो यहाँ पे थ्रेड भी बोल सकते हैं, थ्रेड्स आर एब्सेंट और स्पिंडल फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस। दिस स्टेट इज एब्सेंट, दैट्स व्हाई इट इज अमाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अमाइटोसिस को सबसे पहले स्टडी किन्होंने किया, दैट इज फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने अमाइटोसिस को स्टडी किया, एंड इफ यू गो विद द कंप्लीट स्टार्टिंग नेम, दैट इज वाल्टर फ्लेमिंग। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है, बहुत बेसिक से वे में मैं आपको ये बताती हूँ कि अमाइटोसिस में होता क्या है। इट मीन्स अगर स्पिंडल नहीं बने, अब आपने बोला कि स्पिंडल नहीं बने, थोड़ा सा भी अगर आपको 9th क्लास में माइटोसिस मियोसिस का आइडिया हो, क्योंकि हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में माइटोसिस मियोसिस का इंट्रोडक्शन किया हुआ है, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। और स्पिंडल फॉर्मेशन का मेन काम ये होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनको अपोजिट पोल तक पहुँचाना होता है। तो यहाँ पर कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हुई, इसका मतलब कि कोई क्रोमोसोम की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो क्रोमोसोम को ही तो खींच कर लेके जाएंगे। इट मीन्स देयर विल नॉट बी क्रोमोसोम फॉर्मेशन, क्रोमोसोम्स को बनने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्रोमेटिन मटेरियल को कंडेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो देयर वॉन्ट बी एनी क्रोमोसोम फॉर्मेशन। मतलब ये सब चीज़ें लिंक है बेटा, अगर ये चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर पाते हो, इसका मतलब कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अब हमें पता है स्पिंडल बने थे, उसी की वजह से वो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन थी वो डिसइंटीग्रेट हुई थी। तो यहाँ पर उस मेम्ब्रेन को भी गायब होने की जरूरत नहीं है, इट विल बी इंटैक्ट, जैसी है वैसे की वैसी रहेगी। लेकिन अब बात करें बहुत कॉमनली, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट होने का मतलब ये है कि हम ऐसे यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमें अमाइटोसिस देखने को मिलेगा। क्यों मैं प्रोकैरियोट वर्ड यहाँ यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी ही नहीं। ओके, दैट्स व्हाई माइंड दिस वर्ड, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट होने का मतलब यहाँ इंडिकेशन ये मिल रहा है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी अमाइटोसिस देखने को मिल सकता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस नाउ। अब यहाँ पे हम आपको बैक्टीरिया की हेल्प से मैं आपको ये बताने वाली हूँ कैसे अमाइटोसिस स्टार्ट होगा। फ्लेमिंग ने सबसे पहले चीज़ें स्टार्ट की थी, डिस्कवर की थी अमाइटोसिस प्रोसेस को। मैं बहुत ही बेसिक सा सेल बनाऊंगी, आई मेक वेरी सिंपल, आई कैन से कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जनरल से सेल मेम्ब्रेन बना दी है, और सेल मेम्ब्रेन में क्योंकि मैं अभी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से आपको बता रही हूँ, एज सच मैं कोई ऑर्गेनेल्स यहाँ पे नहीं बताऊँगी, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि कैसे न्यूक्लियस हमारा जो यहाँ पर है, ये एक्चुअली क्रोमेटिन या न्यूक्लियोइड बोलिए इसको, या फिर आप बोल सकते हैं न्यूक्लियस फॉर द यूकैरियोटिक सेल, फिर वहाँ पे मेम्ब्रेन भी आपको दिखाई देंगे। तो ये कैसे हमारा जो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, कैसे एक सेल से सिंपली विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन के 2 सेल बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इसके यहाँ पे एग्जैक्टली न्यूक्लियस का भी अगर मैं और भी स्पेसिफिक पार्ट लिखूँ, आई कैन से कि मैं क्रोमेटिन की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या होने वाला है, सबसे पहले आई गो इन दिस वे टू मेक इट मोर क्लियर टू यू। तो सबसे पहले हमारा जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको कोशिश करेगा कि मैं 2 पार्ट्स में सेपरेट होने के लिए थोड़ा सा लाइनिंग बनाऊँ। तो इस तरह से हम देखेंगे एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ, ये 2 स्ट्रक्चर रेडी हो गए हैं। इसका मतलब सबसे पहले इसको बोलेंगे कि न्यूक्लियस रेडी हो रहा है, एक तरह से अपने आप को उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को 2 पार्ट्स में शेयर करने के लिए। तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन होगी सबसे पहले। जैसे ही न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, वी नो इट कि ये न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन और थोड़ा सा इलोंगेट होगी और ये एकदम से सेपरेट होंगे, बट ऐसा नहीं है कि इनके सेपरेट होने के बाद साइटोप्लाज्म अलग होगा। जैसे ही ये न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट होगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की भी
वेजिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी और हम देख पाएंगे कि मेम्ब्रेन भी अपने आप को दो पार्ट्स में बाइफरकेट करने के लिए रेडी कर रही है। इसका मतलब कि न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ साथ जैसे ये अलग होने वाले हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें, साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी साइमल्टेनियसली। मीन्स न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन followed by cytoplasmic constriction will simply result in the separation of cell and that will form two daughter cells. लास्ट में बहुत ही ब्यूटीफुली ये मेम्ब्रेन एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे और डिटैच हो जाएंगे और दोनों जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यू कैन से यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। अब साइटोप्लाज्म और साथ में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दो सेल्स में डिवाइड हो गई, हमारे पास टू डॉटर सेल्स हमें मिल गए हैं। अब ये बहुत ही बेसिक सा हमारे पास डिवीजन का टाइप है, तो इसमें क्या श्योरिटी हमें नहीं मिलती, हमें ये श्योरिटी नहीं मिलती कि यहाँ पर जो ये सेल बने हैं ये दोनों सेम साइज़ के हों। हो सकता है दोनों सेम साइज़ के हों, हो भी सकता है कि दोनों सेम साइज़ के ना हो। इसका मतलब ये अनइक्वल साइज़ में हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं है कि हमेशा ही अनइक्वल होंगे। देयर आर चांसेस दे कैन बी ऑफ इक्वल और अनइक्वल साइजेस। डॉटर सेल्स कैन बी इक्वल और अनइक्वल। सेकेंड चीज़, अब ये अनइक्वल हो गए, इसका मतलब जो क्रोमेटिन गया है ये भी जरूरी नहीं कि कॉपी पेस्ट इक्वल वहाँ पर गया है। इट मीन्स क्रोमेटिन मटेरियल कैन ऑल्सो बी अनइक्वल। दैट्स द बेसिक थिंग। यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है। इस वेरी बेसिक टाइप ऑफ डिवीजन that is taking place, chromatin can also be unequal in distribution, it can be equal also. That's the main base of this mitotic division. अब ये क्वेश्चन आता है where this thing will reside, जहाँ पर इतना अनसर्टेनिटी है कि क्रोमेटिन का नंबर भी आपका क्वांटिटी भी अनइक्वल हो सकती है, टू अनइक्वल डॉटर सेल्स भी बन सकते हैं। देन व्हाई वेयर दिस थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमने क्या देखी, हमने देखी कि न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं बना, कोई क्रोमोसोम नहीं आए, कोई यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज कुछ भी नहीं आया। बस सिंपली पहले साइटोप्लाज्म से पहले हमारा न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होने को रेडी हुआ, फिर हमारा साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड होने को रेडी हुआ। जैसे ही न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन हुई, ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद दोनों डिटैच होकर टू डॉटर सेल्स में सेपरेट हो गए। और क्रोमेटिन अनइक्वल भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल्स कहाँ पर हमें ये पर्टिकुलर टाइप की माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगी। सबसे पहला तो हमें पता है प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट वर्ड यूज करते ही सबके माइंड में क्लिक करता है ऑल द बैक्टीरियाज, सो दे विल शो दिस टाइप ऑफ डिवीजन। अब बैक्टीरिया के साथ साथ हमें याद आता है कि हमारा ब्लू ग्रीन एलगी भी बैक्टीरिया की कैटेगरी में ही फॉल करता है। सो यहाँ पर जरूरी नहीं कि सभी बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया यू कैन से दे गो बाय दिस माइटोटिक प्रोसेस। सेकेंडली अगर हम बात करें कुछ प्रोटोजोआन्स की, अब प्रोटोजोआन्स में भी हमने देखा है ऐसे प्रोटोजोआन का नेम बताइए कि जिनके स्ट्रक्चर पे सीलिया है, मतलब सीलिएटेड प्रोटोजोआन। और आपको याद हो सीलिया वाला जो है हमें सबको पता है वो चप्पल, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के चारों तरफ हमने सीलिया ड्रॉ करते हैं, हॉल बॉडी में सीलिया बने होते, इट मीन्स ये सीलिएटेड प्रोटोजोआन का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। और हमें वहाँ पर भी पता है कि एक और क्वेश्चन आता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म नॉर्मली तो सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, बट ये वो ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है जिनके पास बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। एक मैक्रो न्यूक्लियस या जिनसे मेगा न्यूक्लियस है और एक माइक्रो न्यूक्लियस है। तो जो मेगा न्यूक्लियस है, जो बड़े वाले न्यूक्लियस है, मेगा न्यूक्लियस के अंदर हम माइटोसिस को स्टडी कर सकते हैं, दैट इज द थिंग। और थर्ड अगर हम प्लांट की बात करें, जो प्लांट के ऑल प्लांट पार्ट्स हैं वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें माइटोसिस देखने को मिले। अब हम बात करें ह्यूमंस की या फिर हम एनिमल सेल की बात करें तो जिनसे कार्टिलेज बनता है, तो अब ये आप बताएंगे टिश्यू चैप्टर में हम करते हैं कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कॉन्ड्रोसाइट्स में भी हम माइटोसिस को स्टडी कर सकते हैं। एडिपोसाइट्स क्या होते हैं, फैट स्टोरिंग टिश्यू। अब मेन चीज़ हम वर्टिब्रेट्स की बात करें।
आर ह्यूमन्स वर्टिब्रेट्स? ऑफ कोर्स वी आर इन द कैटेगरी ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर भी हम जो लेयर्स पढ़ते हैं, हमारी एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एम्ब्रियन कॉरियन, वहाँ पर भी हम माइटोसिस को स्टडी कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर सेल भी माइटोसिस प्रोसेस से ही आगे डिवाइड होते हैं। दे आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स। सो दैट इज हाउ माइटोसिस विल टेक प्लेस। बहुत ही इजी बेसिक, क्योंकि मैंने माइटोसिस से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि 9th क्लास में हम ओनली माइटोसिस और मियोसिस का ही बेसिक करते हैं और माइटोसिस नहीं करते। बट माइटोसिस वेरी इनिशियल स्टेज, सबसे प्रिमिटिव यू कैन से सेल डिवीजन का टाइप है। दैट्स ऑल अबाउट माइटोसिस। ओके, मैं आपको लिटिल बिट सेल साइकिल के बारे में बताती हूँ। ऐसे सेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जैसे वो कंप्लीटली सेल डिवीजन प्रोसेस हमारा लाइफ में, अगर आप बोले कि एक सेल ने क्या क्या किया सेल डिवीजन के टाइम पे, दैट इज यू कैन से साइक्लिक सीक्वेंस of all the events that will take place in the life of a cell will come under the category of cell cycle. Okay, let's start with the topic cell cycle क्या होता है। यहाँ पे आपको याद रहेगा प्रोकैरियोट्स में सिलिएटेड प्रोटोजोआंस के मेगा न्यूक्लियस में प्लांट्स के जो ऑड सेल हो गए हैं या कॉन्ड्रोसाइट्स हैं या फिर हमारे जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल है, उन सब में माइटोसिस हुआ था। तो सेल साइकिल क्या है? चैप्टर का नेम ही पहला ही सेल साइकिल है। तो कोई आपसे बोले, हालांकि ऐसा पेपर में कभी नहीं आता कि आपको ये बोले कि डिफाइन सेल साइकिल। वी ऑल नो ऑल दी साइक्लिक सीक्वेंसेस, मतलब एक के बाद, ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी इवेंट पहले हो जाएगा। दिस आर साइक्लिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सो ऑल दी साइक्लिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द लाइफ ऑफ अ सेल, in the life of a cell, they are in the category of cell cycle. अब इट मीन्स क्या क्या होता है सेल साइकिल में। बहुत जो इवेंट्स हैं उनको हम रैंडमली सेल साइकिल के इवेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मतलब 2 मेन इवेंट है जो कि सेल साइकिल में होंगे ही होंगे। पहला सेल प्रिपेयर करेगा, तो ये पहला जो है इसको बोलेंगे प्रिपेरेटरी फेज। पहला प्रिपरेशन वाला फेज आएगा, प्रिपरेटरी फेज बोला जाएगा। अब चीज़ें प्रिपेयर हो गई हैं, फिर वहाँ पर उनको अलग अलग किया जाएगा। इसका मतलब सेकेंड डिवाइडिंग फेज आएगा। कितना इजी हो गया, मतलब पहले तैयारी करो और फिर वो हो गए तैयार, उनको अलग अलग कर दो। एक डिवाइडिंग फेज आ गया, एक प्रिपरेटरी फेज आ गया। मतलब जिस टाइम पर प्रिपरेशन हो रही है इतनी हलचल नहीं लगती, ऐसा लगता है कि बड़ा काम है, सब चीज़ें नॉर्मली हो रही है। तो इसमें उसको क्या बोल सकते हैं, उसको हम रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसा लगे कि रेस्ट कर रहे हैं, हालांकि वो रेस्ट नहीं कर रहे, वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब चीज़ें तैयार हो रही हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बढ़ ही रहा है, इसलिए इसको ग्रोथ फेज भी बोल देते हैं। मतलब कितना कॉन्ट्रेरी है। एक बात तो करें कि रेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो रेस्टिंग फेज इसलिए बोल रहे हैं वो एक्टिविटीज़ नोटिस नहीं हो रही, बट चीज़ें बढ़ रही हैं, इसलिए हम उसको ग्रोथ फेज भी बोल देते हैं। अब तीसरा है कि यहाँ पे जो मेन सबसे कॉमनली जो आपको मिलेगा, इसको इंटरफेज भी बोलते हैं। मेन इज इंटरफेज। पेपर में जनरली आपको इंटरफेज वर्ड बहुत कॉमन मिलेगा। वी विल यूज द वर्ड इंटरफेज। इसका मतलब सोचो घर में कोई मैरिज या कोई फंक्शन है तो सबसे ज़्यादा टाइम, देखो इवेंट तो 1-2 घंटे में सब चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन 1 महीने से 5-6 महीने से 3-4 महीने से 1 हफ्ते पहले से ही उनकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब कि किसी भी चीज़ को अगर हमें बहुत ही ब्यूटीफुली सिंक्रोनाइज्ड वे में करना है तो प्रिपरेशन पे, उसका जो बेसिक फंडामेंटल जो चीज़ें रेडी करनी है उन पे बहुत ध्यान देना होगा। इसका मतलब कि हमारे साइकिल में जो 90% टाइम है वो 90% टाइम सेल को प्रिपेयर होने में ही लग जाएगा। अब बचा क्या, सिर्फ जो 5% टाइम है उसमें फिर चीज़ें तैयार होकर बस बांटी जाएंगी, तुम यहाँ जाओ, तुम यहाँ जाओ, तुम सिर्फ डिवाइडिंग फेज, तो उसको बोला जाता है वी कैन से एम फेज। इसको माइटोटिक फेज बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि माइटोटिक फेज बोला तो मियोसिस में इसको वर्ड एम फेज नहीं यूज़ कर सकते, मियोसिस में भी वो एम फेज ही होगा, उसको भी वहाँ माइटोटिक ही बोला जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको मियोटिक फेज बोल दिया जाएगा इस तरह से, बट इसको एम फेज या फिर मल्टीप्लिकेशन फेज भी बोल सकते हैं।
इट मीन्स ये सिर्फ 5% टाइम को ही कंज्यूम करेगा। तो बहुत डिफरेंट नेम्स हमें हैं। इसका मतलब ये लॉन्गेस्ट फेज हो गया, सबसे ज़्यादा टाइम इन्होंने लिया, तो सेल साइकिल में ये हमारा लॉन्गेस्ट फेज है। और ये हमसे पूछे कि सबसे शॉर्टेस्ट फेज क्या है, दो ही तो फेज है, एक लॉन्गेस्ट हो गया, इसने कम टाइम लिया, तो ये अपना शॉर्टेस्ट फेज हो गया। अब देखो कोई भी चीज़ लंबी है तो उसके सब फेजेस तो बनाए जाएंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं कि शॉर्टेस्ट फेज के भी सब फेजेस नहीं होंगे। अब यहाँ दोनों के भी सब फेजेस, मतलब इतने पार्ट में इतना काम हो जाना चाहिए, इस नेक्स्ट पार्ट में इतना काम हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर इनके सब फेजेस दोनों के हम करेंगे और उसके बाद उनको डिटेल में करते हैं। तो मतलब कि प्रिपरेटरी, रेस्ट और इंटरफेज जो लॉन्गेस्ट फेज है, इनके 3 सब फेजेस होते हैं। तो सब फेजेस के नाम अपने को करने हैं, क्योंकि यहाँ से हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। हालांकि इतना चीज़ें तो आप 9th में करके आए हैं, लेकिन फिर भी हम उनको रिकैप पे लेते हैं। तो सबसे पहला फेज आता है G1 फेज। तो G1 से आप बताएंगे दैट G1 इज गैप फेज। काफ़ी बार बच्चे बोलते नहीं ना गैप नहीं तो ग्रोथ फेज है, ऐसे नहीं, राइट, यू आर राइट बेटा, ग्रोथ फेज बोल लीजिए, आप गैप फेज बोल लीजिए या ग्रोथ 1 फेज बोल लीजिए, मेरे लिए सब चीज़ें सेम हैं, आप उनमें कुछ भी बोल सकते हो। सेकेंड फेज है, अब आता है सेकेंड S फेज। S में तो एक ही वर्ड रहेगा, मतलब सिंथेसाइज करना है, DNA को सिंथेसिस होना है, सो इट इज सिंथेटिक फेज। अब थर्ड आ गया, दैट इज G1 है, तो यहाँ पे G2 फेज। वही गैप 2 फेज या ग्रोथ 2 फेज, आप कुछ भी बोल दीजिए इसको, बट काफ़ी बार बच्चे एक वर्ड में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज व्हाट इज G0 फेज। तो ये यहाँ पर जरूरी नहीं कि हर सेल साइकिल में G0 फेज आए। मतलब जब सेल कहता है कि मैं मेटाबॉलिकली एक्टिव हूँ, बट मैं आगे सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, मतलब कि मैं DNA वगैरह को डबल नहीं करना चाहता, मैं कोई हिस्टोन प्रोटीन अभी और बनाने को रेडी नहीं हूँ, तो मैं अभी रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना चाहता हूँ। सो व्हाट दे विल डू, दे विल एंटर इन G0 फेज, और यू कैन से क्विसेंट स्टेज, और यू कैन से रेस्टिव काम स्टेज। जिंदा है चीज़, ऐसा नहीं है कि डेड है, बट वो सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा सेल साइकिल में, तो वो फेज अपना जीवन के टाइम पे आएगा, ऐसा नहीं है यहाँ नहीं है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि G0 फेज कहाँ से आ गया। सो नेक्स्ट आता है अपना डिवाइडिंग फेज की सब फेजेस क्या होते हैं। डिवाइडिंग फेज को 2 पार्ट में सब फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जैसे आपको माइटोसिस में याद था, पहले न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रक्शन आई, फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, डिवाइडिंग फेज में 2 फेजेस करते हैं। पहले तो अपना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लिए कैरियोन वर्ड यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस करेंगे। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन, तो वहाँ पे साइटोकाइनेसिस। नाउ वी डोंट हैव दिस स्पेस ऑन द बोर्ड, आई विल राइट डाउन ऑल द कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा। साइटोकाइनेसिस में तो सिंपली साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, देयर आर 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मतलब बच्चे को ये याद रखना है, हमारे इंटरफेज के जो फेजेस हैं, सो फेजेस दे आर G1, S एंड G2, ओके। लेकिन जो हमारे M फेज है, M फेज के फर्दर जो सब फेजेस हैं, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। आई विल क्विकली राइट देम, ताकि उनको हम आगे फिर बहुत ही ब्यूटीफुली इजी वे में समझ सकें। हमने क्या स्टडी किया, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ। हमने किया इंटरफेज, सेकेंड हमने बनाया सेल साइकिल के 2 फेज हो गए, इंटरफेज और माइटोटिक फेज और M फेज। इंटरफेज के फर्दर सब फेजेस रहे, दे वर G1, S फेज एंड G2 फेज। फिर हमने बोला कि माइटोटिक के 2 फेज रहे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। फिर बोला गया कि साइटोकाइनेसिस में मतलब सिंपली साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। साइटोप्लाज्म की डिवीजन 2 तरीके से हो सकती है, आइदर दे कैन हैव द सेल प्लेट मेथड और दे कैन हैव द सिंपल फरो मेथड। ये चीजें आगे डिटेल में करेंगे। अब कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस जो डिवाइड होगा, ये 4 सब फेजेस में होगा। दे विल बी फर्स्ट फेज इज प्रोफेज, ये बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं बेटे, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं। सेकेंड इज मेटाफेज,
थर्ड इज एनाफेज, फोर्थ इज टेलोफेज। क्लियर हुआ? ये मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि सेल साइकिल में दो फेजेस आते हैं। वी हैव फर्स्ट आई फेज, इंटरफेज 95%, ये लॉन्गेस्ट फेज हो गया अपना। कंफ्यूजन क्या आएगी? प्रोफेज को भी लॉन्गेस्ट फेज बोला जाता है, बट ये याद रखना बेटे कि यहाँ पर सेल साइकिल का इन जनरल लॉन्गेस्ट फेज हमारा इंटरफेज है, जिसको प्रिपरेटरी फेज बोलेंगे। ये 95% टाइम यही लेगा, सिर्फ 5% टोटल टाइम इनको दिया जाएगा माइटोटिक फेज को। अब यहाँ पर G1 फेज, S फेज और G2 फेज आएंगे। यहाँ पे M फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आएगा। कैरियोकाइनेसिस के फेजेस, सब फेजेस हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इन सब फेजेस में सबसे ज़्यादा टाइम प्रोफेज को दिया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। पूरी साइकिल का सबसे बड़ा फेज तो इंटरफेज है, लेकिन M फेज के भी ये जो कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस की बात करें, इनमें सबसे बड़ा जो फेज आपका है कैरियोकाइनेसिस का सबसे बड़ा फेज प्रोफेज है इन चारों में से। ये क्वेश्चन रहता है। और साइटोकाइनेसिस में दो मेथड रहेंगे, सेल प्लेट मेथड एंड फरो मेथड। प्लांट्स में सेल प्लेट मेथड यूज होता है, एनिमल्स में फरो मेथड आएगा। क्या है इन दोनों में डिफरेंस, ये सब चीज़ें हम बाद में करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं G1 फेज से। G1 फेज में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, S फेज में क्या होगा, G2 में क्या होगा, फिर इन सब में क्या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद इट। होपफुली यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। नाम आपको एटलीस्ट याद हो गए होंगे। इंटरफेज, M फेज माइटोटिक फेज, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ओके, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द G1 फेज। G1 फेज क्या है? तो यहाँ पे तो गैप 1 बोल लीजिए या ग्रोथ 1 फेज बोल लीजिए, या आप बोल सकते हैं कि अब G1 हमारे लॉन्गेस्ट फेज है इस पर्टिकुलर साइकिल में। मतलब G1 लॉन्गेस्ट नहीं बोल रही मैं, G1 हालांकि लॉन्गेस्ट है, बट G1 इंटरफेज का लॉन्गेस्ट है। मतलब इन टोटल में अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा टाइम G1 को ही मिलता है। इंटरफेज में भी सबसे ज़्यादा टाइम G1 फेज ही यूज़ करेगा। सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। इन टोटल सबसे ज़्यादा टाइम G1 फेज लेता है, अगर हम सारे सब डिवाइडेड फेजेस को भी नोट डाउन करें। सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। मतलब चीज़ें शुरू करना ही बड़ा मेहनत वाला काम होता है। इसी को हम बोल सकते हैं पोस्ट माइटोटिक। मतलब कि एक फेज खत्म हुआ है माइटोटिक का, उससे बाद वाला फिर आपका पोस्ट माइटोटिक फेज, उसके बाद फिर से G1 फेज आएगा, तो इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। ऐसा इस फेज में क्या क्या होगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट में बहुत ही ब्यूटीफुली पूछे गए थे। क्योंकि ये क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा फेज है हमारे साइकिल के अंदर जहाँ पर हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों नोटिस कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं होते हैं, यू हैव टू यूज योर ब्रेन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको यही नहीं पता कि प्रोटीन को बनाने वाले प्रोसेस का नाम ट्रांसलेशन है, तो आप कैसे आंसर बता पाएंगे। तो यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी, उनका नंबर बढ़ेगा और उनमें भी स्पेशल एंजाइम्स बढ़ेंगे। वी नो दैट all proteins are not enzyme, but most of the, you can say 99% all enzymes are protein, सिर्फ राइबोजाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो बट हम बोल सकते हैं, ये कॉमन फ्रेज रहता है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस इंक्रीज होगी। इसका मतलब मैंने एंजाइम इसलिए मेंशन किया, मैंने ये नहीं बोला बेटा कि हिस्टोन प्रोटीन भी बनेगी। इन दिस हिस्टोन प्रोटीन की डबलिंग नहीं होगी। अब सेकंड क्या है, प्रोटीन बना है तो ऑटोमेटिकली याद करो, ट्रांसलेशन से पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए से आरएनए बनना। इसका मतलब आरएनए बनेगा, बाद में प्रोटीन बनेगी। इसका मतलब कि आरएनए को भी सिंथेसाइज होना पड़ेगा। इसका मतलब प्रोटीन और आरएनए दोनों की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी। अपवर्ड एरो इंडिकेट करता है इंक्रीज को। अब जैसे ही इनकी इंक्रीज होगी तो सेल का साइज भी तो बढ़ेगा, चीज़ें एडजस्ट भी तो होनी है। इसका मतलब
यहाँ पर सेल की ग्रोथ होगी, इट मीन्स देयर विल बी इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द सेल। अब जैसे ही सेल की ग्रोथ होगी मतलब सेल का इनडायरेक्टली क्या बढ़ गया, सेल का साइज बढ़ गया। जैसे ही सेल का साइज बढ़ा इसका मतलब उसके अंदर साइटोप्लाज्म है वो भी तो बढ़ा, इनडायरेक्टली साइटोप्लाज्म की भी ग्रोथ हुई। ये सब लिंक्ड है। कितना ब्यूटीफुली हमने बताया कि साइटोप्लाज्म बढ़ी तो सेल का साइज बढ़ा और आरएनए सिंथेसाइज तो भी तो प्रोटीन बढ़ा, सारे रिलेटेड हैं। और फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट आगे जो यूज होने वाले हैं स्पिंडल फॉर्मेशन के टाइम पे जो एनर्जी चाहिए खींचने के लिए क्रोमोसोम्स को उधर से, तो एटीपी को सिंथेसाइज, एटीपी की सिंथेसिस भी इंक्रीज होगी यहाँ पर। अगर एटीपी प्रॉपर अमाउंट में सिंथेसाइज नहीं हुई, हो सकता है कि आगे जो प्रोसेस माइटोसिस होने वाला है ना हो, हिंडर हो जाए। क्यों? क्योंकि स्पिंडल्स जो धागे हैं उनको खींचने में बड़ी एनर्जी लगने वाली है क्रोमोसोम्स को इधर से उधर, तो वो एटीपी कहाँ से आएगी, वो इस टाइम पे ऑलरेडी सिंथेसाइज स्टोर करके रखेंगे एनर्जी को कि हमें कुछ ऐसा एकदम से पुल करने वाला काम आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट एटीपी की सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस, सेल का साइज बड़ा होना, उनके साइटोप्लाज्म में ग्रोथ होना, ये सब हमारे जीवन फेज में होता है। अब क्वेश्चन आया कि एस फेज में क्या होगा। एस मीन्स सिंथेटिक फेज, तो सिंथेसाइज होंगी चीजें, क्या बनेगी सिंथेटिक फेज में, सिंथेसाइज क्या होने वाला है। सबसे मेन आता है सबके दिमाग में कि डीएनए डबल होगा, डीएनए डबल होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है, डीएनए डबल होगा। तो पहली चीज डीएनए की डुप्लीकेशन होगी, अपने जैसे कॉपी तैयार करेगा। जैसे ही डीएनए की डुप्लीकेशन हुई तो इनडायरेक्टली डीएनए कहाँ पर है, इट इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसका मतलब डीएनए डबल हुआ तो क्रोमेटिन भी तो डबल हुआ, इट मीन्स क्रोमेटिन की डुप्लीकेशन। बोल लीजिए वो भी यही होगी क्या? नहीं, जिस सिंपली राइट डाउन ना ऐसे कर सकते हैं ना। ओके, अब देखो डीएनए डबल हो गया तो अब वो जो हिस्टोन जिसके ऊपर वो डीएनए लिपटता है उन प्रोटीन्स पे, तो उनका नंबर भी तो बढ़ना चाहिए। तो याद रखो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस किया, जीवन फेज में हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होती, इट इज इन द एस फेज जहाँ पर हमारे हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस एस फेज में होती है। अब आप याद करो सेंट्रोसोम, क्या थे सेंट्रोसोम, क्या था सेंट्रोसोम मीन्स, याद में आपको दिलाऊं सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम हमारे मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली हैं, मतलब जहाँ पर अगर आपके दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलरली आ जाए और सेंट्रोस्फीयर जो आसपास का जो साइटोप्लाज्म है वो इकट्ठा हो जाए तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज सेंट्रोसोम। तो इसका मतलब जो सेंट्रियोल है या बोल सकते हैं जो सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर है, जो सेंट्रोस्फीयर है, जो सेंट्रियोल्स हैं, वो जो परपेंडिकुलरली न्यूक्लियस के पास में आके आएंगी, डबल होंगी, तो उनका भी डुप्लीकेशन होगा। उनको डबल क्यों करना है? स्पिंडल फॉर्मेशन में वही तो काम आने वाली है, एस्ट्रल रेज वही तो बनाएंगी, तो उनको भी यहाँ पर जरूरत होगा। तो ये हमारा एस फेज में हुआ। यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ें? हमने क्या क्या किया, हमने यहाँ पे स्टडी किया कि G1 फेज में प्रोटीन आरएनए की सिंथेसिस होगी, सेल की साइज बढ़ेगी, मतलब सेल साथ में साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी बढ़ेगा और एटीपी सिंथेसाइज होगी। देन हमने किया कि एस फेज में डीएनए डबल हुआ, डीएनए के साथ साथ डीएनए को उसके चारों तरफ कौन सी प्रोटीन है जो डीएनए को रैप करेगी, हिस्टोन प्रोटीन, उनका नंबर बढ़ा। साथ में हिस्टोन है तो इनमें से दोनों चीज़ें होती कहाँ पे हैं, क्रोमेटिन में, और डबल की थ्रेड का नंबर बढ़ा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की अमाउंट बढ़ी, और साथ में अब उनको खींचना है तो वहाँ पे सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल ऑर्गेनेलीज वो भी डुप्लीकेट हुई, उनका नंबर भी बढ़ा। अब लास्ट फेज बस पूरे सारा काम तो हो गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आपको याद रखना है, जीवन फेज में मोस्टली जितने भी ऑर्गेनेलीज होती है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज दे डबल देमसेल्व्स, ऑर्गेनेलीज भी डबल हो जाती है। ऑर्गेनेलीज की डुप्लीकेशन या डबलिंग आप बोल सकते हो, इट विल ऑल्सो टेक प्लेस इन द जीवन फेज ऑनली, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज। अब मैंने मोस्ट ऑफ दी वर्ड यूज़ किया है तो सोचो कि बहुत सारे ऑर्गेनेलीज जो कि उस टाइम पे और भी अमाउंट में चाहिए, तो अब जो लास्ट फेज अपने पास बचा है दैट इज G2 फेज, वहाँ पे भी कुछ होने वाला है, मतलब सारा सब यहीं पे हो जाएगा, तो लास्ट में क्या होगा, सो वी विल चेक इट आउट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी चाहिएंगी, वो भी नहीं रेडी हुई हैं, तो वो हमारी G2 फेज में तैयार होंगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई?
अब यहाँ पे G2 फेज, जैसे ही हम इसको पोस्ट माइटोटिक फेज बोल रहे थे G1 को, तो हम G2 को प्री माइटोटिक फेज बोल सकते हैं, क्योंकि M फेज से पहले वाला फेज है ये, सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट प्री माइटोटिक फेज ऑल्सो। ओके, सिंथेटिक फेज के बाद आने वाला हमारा फेज कौन सा है? G2 फेज। तो हमने G1 किया, हमने S फेज किया, अब हम G2 फेज को स्टडी करने वाले हैं। G2 फेज को हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन कॉल इट प्री माइटोटिक फेज ऑल्सो। अब मुझे ये बताओ, मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे रही हूँ, होपफुली कुछ आप मुझे बता पाएंगे उसके बारे में। जो सेंट्रियोल हैं वो स्पिंडल फॉर्मेशन में या माइक्रोट्यूब्यूल बनाने में हेल्प करते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं स्टडी किया होगा कि माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोफिलामेंट या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की प्रोटीन यूज होती हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल को बनाने के लिए, ट्यूब्स को बनाने के लिए कौन से प्रोटीन की जरूरत होती है? दैट इज ऑफकोर्स ट्यूबुलिन। तो अभी तक हमने वो प्रोटीन तो बनाई ही नहीं, हम बहुत सारे टाइप के प्रोटीन बना रहे थे, लेकिन हमने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि हमारी ट्यूबुलिन प्रोटीन भी बनी। तो G2 फेज के अंदर कुछ जो प्रोटीन्स बच गई हैं या कुछ RNA जो बच गया है, यू कैन से सिंथेसिस ऑफ फ्यू RNA। मतलब अब देखो बेटा, G1 और G2 दोनों फेज में प्रोटीन और RNA बन रहे हैं। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों G1 एंड G2 फेज दोनों में होंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन आया जाए कि सेल साइकिल में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होने वाले कौन से फेजेस हैं, दैट इज G1 एंड G2, आपको दोनों मेंशन करने होंगे। अकेला G1 नहीं है, इट इज ऑल्सो G2 ऑल्सो, बिकॉज G2 में भी कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे। सो देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ फ्यू प्रोटीन्स एंड RNA। एक साथ मैंने लिख दिया है। अब ट्यूबुलिन वर्ड मैंने बोला था, इसका मतलब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, तो जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन अब सिंथेसाइज होगा। इसको भी यहाँ पे अपने को याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने सेंट्रियोल्स बना लिए, लेकिन सेंट्रियोल्स की डबलिंग होने के बाद जो ट्यूब, जो धागे और रस्सी बनानी है, वो रॉक में प्रोटीन ही नहीं मिलेगी, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगे कैसे? ओके, वो स्ट्रक्चर तो नहीं रह पाएगा अपने पास, तो वो उनके लिए हमें चाहिए। और कुछ ऑर्गेनेल्स जो बच गई, जैसे कि गोल्जी अपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इनकी डबलिंग भी यहाँ पर अपनी हो सकती है, जो बच गई थोड़ा बहुत सेल ऑर्गेनेल्स। वैसे तो जीवन में मोस्टली सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हो चुके हैं, बट कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जो बच गई हैं उनका नंबर और ज़्यादा चाहिए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारे पास, गोल्जी हो गए, इनकी भी डबलिंग यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी। इस तरह से हमारा इंटरफेस कंप्लीट हुआ। ओके, अब हम इन सब चीज़ों को, अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा जितना अभी तक आपने स्टडी किया है, अब आप मुझे एक पाई चार्ट बना के दिखाइए, मतलब एक सर्कल में यही सारी चीज़ें, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं बोलती हूँ हम ह्यूमन सेल बना रहे हैं, मतलब हम चाहते हैं कि अपना जो सेल है वो एक सेल से 2 सेल बन जाए। तो आपको मुझे एक पाई चार्ट में समझाना है। ये जो सभी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर मैं इनको आपको एक डायग्राम के फॉर्म में बताऊं, तो आप कहाँ पर क्या चीज़ें प्लेस करेंगे। लेट्स गो विद एन एग्जाम्पल। विल रिवाइज ऑल द थिंग्स बट इन अ डिफरेंट वे। ओके, सो आर यू रेडी? लेट्स डू इट। हम मतलब बहुत सारा डाटा अगर हमें स्टडी करना है और हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो अगर अपने पास पिक्चर्स आ जाएं और उस पिक्चर से हम कैसे अपना डाटा एनालाइज करें, थ्योरेटिकल चीज़ों को हम कैसे हम स्टडी कर सकते हैं मैथमेटिकली, ये अपने पास अगर फिगर्स आ जाए तो। लिटिल बिट ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ प्रॉपर सर्कल। ठीक है, ये मानते हैं कि पूरी सेल साइकिल, लेकिन ना पहिया चलता है ऐसे। तो अब हम लेते हैं एग्जाम्पल, कुछ मैं आपको बताती हूँ सेल साइकिल की ड्यूरेशन, मतलब ऐसे कौन कौन ह्यूमन का सेल है। अगर हम जनरली बात करें, एक सेल से 2 सेल बनाने हैं, तो अपने ह्यूमन सेल को एक सेल से 2 सेल बनने में 24 आवर्स 1 डे लगता है। तो कुछ अपना देखते हैं, हम अपने ह्यूमन सेल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इन जनरल अपना जो ह्यूमन सेल है, इट्स टेकिंग 24 आवर्स। ऐसे ही अब अपना ह्यूमन से स्टडी करेंगे इसको हम। कुछ और एग्जांपल्स जो आपको याद रखने होते हैं, जैसे डायरेक्टली नीट में आ जाते हैं अपने पास। यीस्ट का जो सेल है, जो कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, हमारे बेकर सिस्ट में
वही है बेसिकली, बेकर यीस्ट और ब्रूअरी यीस्ट में जो यूज़ होती है अपना वही है, सैक्रोमाइसिस सेरेवसी के ही नाम है ये। तो हमारी बेकिंग इंडस्ट्री में या ब्रूअरी इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है। तो हमें उनको भी बहुत जल्दी पता होना चाहिए कैसे वो मल्टीप्लाई करते हैं, कितने टाइम के बाद 1 सेल से 2 सेल यीस्ट बन जाती हैं। दैट इज़ 90 मिनट्स। तो अगर आप आवर्स में करें तो 1.5 आवर में वो उनकी साइकिल कंप्लीट होती है। ऐसे ही आपको इकोलाई, एस्केरिचिया कोलाई का आपको पता होगा, वो तो बैक्टीरिया बहुत स्पीड में मल्टीप्लाई करता है। इट ओनली टेक्स 20 मिनट्स टू मल्टीप्लाई। कितना रैपिडली वो मल्टीप्लाई करता है, यू कैन थिंक ऑफ इट। तो अपने ह्यूमन सेल से अगर हम साइकिल बनाएं तो यहाँ पर आपका यू कैन से योर IQ विल वर्क हियर। ऐसा कुछ नहीं है कि हम पूरा एंगल बना के ऐसे निकालेंगे कि पर्टिकुलर एंगल होगा तो इतने में आएगा। आई जस्ट विल टेक अ रफ आइडिया अबाउट इट। तो हमने अभी तक जो स्टडी किया, हमने ये स्टडी किया कि पूरे के पूरे सेल साइकिल में सबसे ज़्यादा टाइम हमारे जीवन को लगता है। तो हम अपने इस पूरे के पूरे पहिए में जो हमने ये सर्कल बनाया है, हम कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा टाइम, अज्यूमिंग इट दिस इज द सेंटर, हम सबसे ज़्यादा टाइम अपने लेट्स डू इट अ लिटिल बिट से गो विद द सेंटर। सबसे ज़्यादा टाइम मैंने अपना इस फेस को दिया। थिंक कि मैंने थोड़ा पार्शली बेटर वे में इसको किया है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा टाइम मैंने इसको माना कि ये अपना जीवन फेस था, इसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया। तो अब क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा का मतलब क्या? मतलब इन्होंने हमारे 11 आवर्स लिए, 24 आवर्स में से 11 आवर्स जीवन ने लिए। मतलब क्या क्या हुआ, प्रोटीन का जो डबलिंग हुई थी, RNA की सिंथेसिस हुई थी, सेल का साइज बढ़ा था, उसका जो ATP प्रोडक्शन हुआ था, उस सब काम होने में 11 आवर्स लगते हैं ह्यूमंस वाले नॉर्मल सेल में। ओके, अब हमें पता है कि जीवन के बाद हमारा क्या आता है, एस फेज। तो मान लिए कि जीवन से थोड़ा सा कम टाइम, एग्जाम्पल कि इनसे थोड़ा सा कम टाइम हमने इनको ऐसे दे दिया, तो कितना कम, इट्स टेकिंग 8 आवर्स, मतलब इनसे कम टाइम ले रहे हैं। ये कौन सा फेज था अपना, एस फेज। एस फेज में क्या हो रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जितना भी DNA का कंटेंट है, हमारी हिस्टोन प्रोटीन है, प्रोटीन जितना भी क्रोमेटिन मतलब थ्रेड है, ऑटोमेटिकली DNA और हिस्टोन डबल हुए तो ऑटोमेटिक क्रोमेटिन तो डबल होना ही है, क्योंकि क्रोमेटिन के अंदर ही तो हमारे हिस्टोन और DNA है। मतलब उन दोनों को मिलाकर ही तो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अलोंग विद दैट सेंट्रियोल या क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन वो भी यहीं पर होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, मैंने आपको एक हिंट दी थी G0 फेज की, मतलब सेल को आगे डिवाइड करने का मन नहीं है। तो ऐसा कौन सा टाइम है जिसके बाद सेल बोलते हैं वहाँ पर वो G0 स्टेज में जा सकता है, मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट आफ्टर G1 दे कैन डायरेक्टली एंटर इनटू G0 और यू कैन से क्विसेंट स्टेज। ये क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। मतलब G1 के बाद और S से पहले पर्टिकुलर सेल G0 स्टेज में या क्विसेंट स्टेज में जा सकता है, वहाँ पर वो जिंदा होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, बट इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन सेल डिवीजन। ओके, इट इज इन दैट कंटेस्ट इट इज इनएक्टिव नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, ओके अब यहाँ पर चीज़ें ढंग से काम की, सोचो यहाँ पे 19 आवर्स इन्वेस्ट हो गए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है चीज़ें ढंग से बनी है या नहीं बनी है, तो कुछ कोई क्रॉस चेक तो करेगा। तो यहाँ पर एक चेक पॉइंट लगा होता है, मतलब कि G1 11 आवर्स इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर चीज़ें चेक होके जाएंगी कि जो चीज़ें बननी थी वो बनी या नहीं। तो यहाँ पर G1 इस चेक पॉइंट का नाम है G1 चेक पॉइंट। मतलब चीज़ें ढंग से काम करनी चाहिए इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद, तो ये चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती है। हमारी बॉडी में भी चेक पॉइंट्स होते हैं। तो फर्स्ट चेक पॉइंट G1 के बाद हो गया। अब बोलते हैं कि क्या यहाँ पर भी चेक पॉइंट लगाने की ज़रूरत है? नो, यहाँ पर अभी कोई चेक पॉइंट नहीं है। अज्यूमिंग इट कि ये सब चीज़ें बाद में एक साथ ही स्क्रीन की जाएंगी, तो इस टाइम पे क्या होगा, अब यहाँ पर S के बाद कौन सा फेज आता है, वी हैव द G2 फेज। ठीक है, अब यहाँ पे इनसे कम टाइम इन्होंने लिया तो ऑटोमेटिकली हमें लगता है S से फेज जो कम टाइम है अभी हमारा G2 लेने वाला है। दैट इज एब्सोल्युटली राइट, G2 लेने वाला है। इसका मतलब कितना, इनका हाफ। इनका हाफ क्या होगा, इट विल बी 4 आवर्स। मतलब यहाँ पर 4 आवर्स G2 फेज लेगा। और G2 फेज में क्या हुआ था, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस हुई थी और जो भी कुछ ऑर्गेनेलिज बच गई थी हमारी, जैसे
अगर से माइटोकॉन्ड्रिया और हमारे जो गोल्जी हैं उनकी डुप्लीकेशन, साथ में जो कुछ प्रोटीन आरएनए उनका सिंथेसिस, वो सब यहाँ पे हुआ था। इट मीन्स अब ये सब यहाँ पर चेक पॉइंट लगाने की ज़रूरत है एब्सोल्युटली। जैसे ही हमें लगता है कि हमारा एक फेज कंप्लीट हो गया, अब ये लगाइए बेटा G1 से यहाँ से साइकिल चली थी, यहाँ से साइकिल चली थी, चलते 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 अब पूरी हुई है। कितना बड़ा है, अप्रॉक्सीमेटली 95% टाइम चला गया बेटा। कैसे? 11, 8, 19 और 23 आवर्स इन्वेस्ट हो गए हैं। सेल ने 23 आवर्स यूज़ कर लिए हैं। 95% टाइम हमारा प्रिपरेशन में चला गया। यही तो था हमारा प्रिपरेटरी फेज, यही तो हमारा इंटरफेस था। तो हमने कितना ब्यूटीफुली इंटरफेस को इस पर्टिकुलर पाई चार्ट के फॉर्म में डिपिक्ट किया है। अब मैंने बोला था कि चेक पॉइंट, स्टार्टिंग में चेक पॉइंट रहा G1 पे, G2 पर भी चेक पॉइंट रहेगा। सो वी हैव द सेकंड चेक पॉइंट हियर, दैट नाउ दिस चेक पॉइंट क्योंकि G2 में है तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज द G2 चेक पॉइंट। तो अब G2 चेक पॉइंट पर S वाला काम भी देखा जाएगा कि चीज़ें ढंग से हुई है नहीं। अगर वहाँ पे प्रॉपर नहीं हुई है तो आगे फर्दर सेल डिवीजन नहीं होगी, वो अरेस्ट हो जाती है। अगर यहाँ पे चीज़ें ढंग से काम करेंगे देन ओनली इट विल एंटर इनटू द लास्ट यू कैन से 5% ऑफ इट्स फेट, दैट इज माइटोटिक फेज। ओके, तो ये जो छोटा सा बेचारा बच्चा है 5%, दिस वन इज M फेज और माइटोटिक फेज। अब इसमें आपको वही साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस दोनों दिखाने हैं। तो अब क्वेश्चन क्या आता है आपके अकॉर्डिंगली, कैरियोकाइनेसिस पहले होता है या साइटोकाइनेसिस? ऑफ कोर्स इट वाज कैरियोकाइनेसिस। तो हम इतने छोटे से एरिया में अब हम क्या करेंगे, कैरियो और साइटो दोनों दिखाएंगे। तो हम दिखाते हैं इतने में हमने कैरियो दिखाया, क्यों? क्योंकि हमें पता है ये हमारा जो बच्चा है दिस इज साइटोकाइनेसिस। इट मीन्स ये सिर्फ 1 आवर का खेल बच के जितना भी है, दिस M फेज इज ओनली फॉर 1 आवर और 1 आवर भी आगे हमारा अपना डिवाइड हो गया है। हो सकता है कि 5-10 मिनट्स में हमारा साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही G2 के बाद पहला फेज आएगा दैट इज प्रोफेज, ये अपना प्रोफेज है। फिर सेकंड आएगा बेटा मेटाफेज। अब यहाँ पर इवन आई लेट यू नो कि प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज में भी बहुत ही बारीकी से चीज़ें नोटिस करनी है अपने को। आई फॉरगॉट दैट थिंग, आई मेंशन इट राइट नाउ। वो क्या हमें नोटिस करनी है, वो ये नोटिस करनी है बेटा, मैंने एक वर्ड लिखा था प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज, टीटोफेज में भी सबसे बड़ा फेज प्रोफेज है। तो अगर आपके पास इतना पार्ट बचा है तो आप कोशिश करेंगे कि प्रोफेज को ज़्यादा स्पेस दें। सो जस्ट अज्यूमिंग इट कि ये मैंने प्रोफेज बना दिया, बिकॉज प्रोफेज इन ऑल दिस इज द लॉन्गेस्ट। तो प्रोफेज बड़ा है, मेटाफेज लिटिल बिट कैन से इससे कम है थोड़ा सा, तो ये अपना मेटाफेज और एनाफेज, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें टूट रही हैं, अलग हो रही हैं। किसी को तोड़ना अलग करना बहुत जल्दी कर सकते हैं, जोड़ने में टाइम लगता है, तो एनाफेज सबसे छोटा रहता है। तो यहाँ पर हम एनाफेज को सबसे छोटा बनाएंगे। सो एनाफेज इसमें सबसे छोटा और लास्ट में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वी नो इट मैथमेटिक्स में एक पार्ट तक अपने पास बच जाता है। नाउ दिस इज टेलोफेज। इस तरह से हमने एक सेल साइकिल को ब्यूटीफुली डायग्राम की फॉर्म में डिपिक्ट किया है। अब क्वेश्चन ये आता है, एक चीज़ जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं की, जिस तरह से हमारे प्रिपरेटरी फेज पे 2-2 चेक पॉइंट लगे हुए थे, क्या हमारे एफ फेज पर भी किसी चेक पॉइंट की ज़रूरत है? एब्सोल्युटली यस। हमारा जो मेटाफेज है, हमारे मेटाफेज पर भी चेक पॉइंट लगा होता है। क्यों? क्योंकि मेटाफेज पे क्रोमोसोम्स अलाइन करते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे या मेटाफेजिक प्लेट पे। अगर वहाँ पर गलती हुई तो आगे 2 इक्वल पार्ट्स में चीज़ें डिवाइड नहीं हो पाएंगी और सेल में एब्नॉर्मलिटी होगी। इसका मतलब हमारा जो थर्ड चेक पॉइंट होता है वो हमारा M चेक पॉइंट होता है। M चेक पॉइंट मीन्स मेटाफेज पर हमारा थर्ड चेक पॉइंट लगा हुआ है। इस तरह से हमने क्या किया है, सेल साइकिल को स्टडी करने की कोशिश की गई है।
तो यहाँ पर अगर हमारा एबनॉर्मल डीएनए हुआ या फिर रॉ मटेरियल जो था वो ढंग से नहीं आया, एटीपी ढंग से काम नहीं की, तो ये सब चीज़ें अगर यहाँ पर कोई भी एबनॉर्मलिटी आई तो ये साइकिल आगे प्रोसीड नहीं होती है, क्योंकि एबनॉर्मल सेल बनाने से अच्छा है सेल को वहीं पर सप्रेस कर दिया जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो साइकिल ढंग से चलती रहे, कोई तो होगा जो स्टार्टिंग में इनको एक्टिवेट करता है। नाउ फॉर दैट थिंग, क्योंकि साइकिल चलानी है, यू कैन इजीली रिमेंबर वहाँ पर साइक्लिन प्रोटीन्स हैं जो ये सेल साइकिल को रेगुलेट करती हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटीन? इट इज साइक्लिन प्रोटीन। और उसके साथ में हमारे पास साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज भी होते हैं जो दोनों इनके साथ मिलके चेक रखते हैं। दे आर CDK। CDK का मतलब क्या है? वी हैव द साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज। काइनेज वर्ड आ गया तो समझ जाओ बेटे, इज फॉर एंजाइम, मतलब एंजाइम है। एंड यू नो दैट एंजाइम्स दे सिंपली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको हेल्प करने वाले हैं हमारे इस पर्टिकुलर सेल साइकिल के अंदर। ये चीज़ें हमने की। कैसे हमारे ह्यूमन सेल को, अगर हम यहाँ पर सेल साइकिल को समझाएंगे, हमारे सेल की साइकिल क्या है, कैसे हमारे एक सेल से 2 सेल बनते हैं, वो हम चीज़ें कवर कर सकते हैं। हमारा प्रिपरेटरी फेज 95% हमने कवर करके दिखाया। एम फेज हमारा सिर्फ 5% 1 आवर का बचा। सबसे लॉन्गेस्ट फेज ऑटोमेटिकली G1 हो गया। अब आप देखो कितने सारे एम्बिग्यूटी आपकी। सबसे बड़ा फेज इन टोटल इंटरफेज। इंटरफेज में भी G1 फेज, अगर सारे फेजेस ऑफ फेज को मिलाएं तो G1 सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पे इनमें प्रोफेज बड़ा है। उसके बाद G1 से छोटा S फेज है, फिर G2 फेज है। तो एना फेज तो और भी छोटा फेज है, सबसे छोटा फेज है। 3 चेक पॉइंट अपने पास हैं। एक अपना G1 के पास चेक पॉइंट है, एक अपना G2 के पास चेक पॉइंट है, एक अपना M चेक पॉइंट है जो कि मेटाफेज पे चेक पॉइंट है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या कोई ऐसा केमिकल हो सकता है जो कि हमारे इस माइटोसिस प्रोसेस को, जो हमारा सेल डिवाइड होने वाला है, उस प्रोसेस को रोक सकता है? यस, इसका मतलब उनको हम माइटोटिक पॉइजन बोलेंगे। दे कैन बी देयर। बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो हम देखते हैं दैट इज मस्टर्ड गैस। तो मस्टर्ड गैस हो सकती है, या फिर एजाइड्स हो सकते हैं, या साइनाइड्स हो सकते हैं, या फिर हमारे एक्टिनोमाइसिन डी। एक्टिनोमाइसिन डी हमें याद कहाँ आती है? एंटीबायोटिक के केस में। तो वो हमारे ट्रांसक्रिप्शन को ही इनहिबिट कर देगी। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि हमारा डीएनए से एमआरएनए ही नहीं बनेगा। और बहुत ही कॉमनली अगर आप देखें जो नेचुरल है अपना, दैट इज चिलॉन्स। तो चिलॉन्स है वो हमारे माइटोटिक सप्रेसर्स हैं, वो भी काम करेंगे। सबसे कॉमनली जो चिलॉन्स को देखा जाए हमारे मसल सेल के अंदर, मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ ना हो तो वहाँ पे मसल सेल्स पे चेक रखते हैं दैट द चिलॉन्स। और जो हम एक आर्टिफिशियली जो यूज़ करते हैं दैट इज़ कोलकाइकिन। कोलकाइकिन को हम यूज़ करते हैं मेटाफेज पे, वो उस टाइम पे सेल साइकिल को हमारे रोक सकते हैं। हमें प्लांट्स की रूट से मिलता है। दैट्स द मेन थिंग जो हमें इनहिबिटर्स के फॉर्म में याद रखना है। और जनरल क्वेश्चंस आए, अगर आपको बोला जाए बेटा आपको माइटोसिस स्टडी करना है और आप अपनी खुद की स्लाइड बनाइए। एक तो होता है परमानेंट स्लाइड्स, तो वो तो उसमें तो आपको ऑलरेडी स्टेजेस दी होती हैं कि ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, एनाफेज है, डिफरेंट फेजेस में दिखाया जाएगा। अगर आपको बोले कि ठीक है, आप अगर मैं आपको बोलूँ आपको टेम्परेरी स्लाइड प्रिपेयर करनी है, तो आप ऐसा कौन सा सैंपल सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप माइटोसिस को स्टडी करने के लिए बोलेंगे कि इसमें तो बहुत अच्छे से मुझे सारी फेजेस दिखाई देंगी और ये सैंपल मुझे बहुत ईजीली मिल भी जाएगा, तो मैं इसको स्टडी करता हूँ। आई एम गिविंग यू हिंट, वही सेम मटेरियल हम 9th क्लास में टिश्यू चैप्टर के लिए यूज़ करते हैं। द बेस्ट मटेरियल टू स्टडी द माइटोसिस इज़ योर अनियन रूट टिप। जो अनियन का रूट है उसकी जो टिप है उसको हम अगर हम देखें वहाँ पे हमें माइटोसिस की सारी स्टेजेस बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देंगी। सो द बेस्ट एंड यू कैन से द चीपेस्ट और द बहुत इकोनॉमिकली मिलने वाला अपने पास इजीली अवेलेबल सोर्स जो रहेगा, हम अनियन की रूट की टिप्स को माइटोसिस के लिए स्टडी कर सकते हैं। और वॉल्टर फ्लेमिंग, वही वॉल्टर फ्लेमिंग जो कि अमाइटोसिस में हमने किया था, इसका मतलब अमाइटोसिस और माइटोसिस दोनों ही वॉल्टर फ्लेमिंग ने ही डिस्कवर की है। और प्लांट मतलब टर्म दिया है, ऐसा नहीं है कि उनको डिटेल में स्टडी किया है, वो टर्म माइटोसिस टर्म
वॉल्टर फ्लेमिंग ने दिया है, लेकिन उनको स्टडी करने वाले अलग अलग हैं। याद करने के लिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये सब लिख इसलिए नहीं रही हूँ, अगली क्लास में हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं माइटोसिस को। ये माइटोसिस टर्म दोबारा से करेंगे, वॉल्टर फ्लेमिंग ने दिया, और प्लांट्स के अंदर माइटोसिस स्टडी किया। अब क्या है जो सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं? बर्गर। तो याद रखना साइंटिस्ट का नेम स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर ने प्लांट के अंदर माइटोसिस को स्टडी किया। और एनिमल, तो ऐसे मतलब बर्ड्स काइंड ऑफ एनिमल या किंगडम में जाते हैं, तो ऐसे बर्ड का नेम बताइए जो उड़ता है, तो हमें वहाँ से याद आता है फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो से हम याद कर सकते हैं फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने एनिमल के अंदर माइटोसिस को स्टडी किया और स्ट्रॉसबर्गर ने प्लांट के अंदर माइटोसिस को स्टडी किया। और अगर आपको जो बेस्ट मटेरियल आपसे पूछा जाए माइटोसिस का, क्योंकि वाइवा में क्वेश्चंस आ जाते हैं, यू विल से अनियन रूट टिप, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक पार्ट है वहाँ पे, इजी टू स्टडी, उनको हम वहाँ पे माइटोसिस को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ें आपको याद रही होंगी। लेट्स क्विकली रिकैप, आपने क्या क्या किया। हम आज स्टडी हमने किया है, माइटोसिस स्टडी किया था। सबसे प्रिमिटिव टाइप का हमारा सेल डिवीजन, इवन उसको आप ट्रू सेल डिवीजन भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हुई थी, बट दैट्स अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन। अब यहाँ पे सेकंड ईयर हमने माइटोसिस का सिंपल सेल साइकिल का थोड़ा एग्जांपल लिया था। इसमें हमने बोला कि इंटरफेज में हमारे G1, S और G2 फेजेस आते हैं। अगर सेल आगे फर्दर डिवाइड नहीं करना चाहता, दे विल एंटर टू G0 और क्वेसेंट स्टेज, रेस्टिंग फॉर्म में चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक्टिव नहीं है, दे आर एक्टिव, मेटाबॉलिकली दे आर एक्टिव। उसके बाद है हमारा G1 सबसे ज़्यादा टाइम लेता है 11 आवर, क्योंकि हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अपने ह्यूमन सेल का। इट विल टेक 24 आवर्स टू फॉर्म 2 सेल्स, टोटल सेल। G1 ने 11 आवर्स लिया, चेक पॉइंट रहा G1 चेक पॉइंट। फिर S ने हमारा 8 आवर्स लिया, फिर उसके बाद G2 ने हमारे 4 आवर्स लिए, और उसके बाद फिर चेक पॉइंट आया G2 चेक पॉइंट। उसके बाद फिर हमारा M फेज आया, उसमें प्रोफेज मेटाफेज में फिर चेक पॉइंट रहा, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस में सेल फरो और सेल प्लेट मेथड से डिवीजन होगी। ये भी करेंगे अगली क्लास में। ये सिर्फ 1 आवर का हमारा M फेज था, और ये हमारा 23 आवर्स का इतना बड़ा हमारा प्रिपरेटरी फेज था। ये सेल साइकिल चलिए अच्छे से, साइक्लिन प्रोटीन्स रेगुलेट करती हैं, और उसके बाद उनके साथ साथ जो एंजाइम हेल्प करते हैं, हमारे CD के एंजाइम हेल्प करते हैं, साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, बट इस साइकिल को कोई इनहिबिट भी कर सकता है। तो हमारे माइटोटिक पॉइजन्स रहते हैं, हमें एजाइड्स और साइनाइड्स याद है, हमें मस्टर्ड गैस याद है, हमें एंटीबायोटिक जो थी हमारी एक्टिनोमाइसिन, D याद है, उसका चेलॉन्स जो नेचुरल हमारे मसल सेल्स वाले हैं वो याद है, कॉल्किचन जो हमें प्लांट के रूट से मिलता है, कॉल्किकम प्लांट, आई रिमेंबर कॉल्किकम प्लांट के रूट से हमें वो मिलता है, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर प्लांट, और वहाँ से हमें मिलेगा, तो वो हमारे मेटाफेज को अरेस्ट कर देता है। और माइटोसिस को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करेंगे। होपफुली यू एंजॉयड द लेक्चर। डू रिमेंबर फ्लेमिंग, ठीक है, क्योंकि फ्लेमिंग ने ही हमारी टर्म दी माइटोसिस की, फ्लेमिंग ने ही स्टडी किया है माइटोसिस को, और साथ में स्ट्रॉसबर्गर और फ्लेमिंग मिलके स्टडी कर रहे हैं हमारे माइटोसिस को, एंड हम भी मिलके उनके साथ स्टडी करेंगे माइटोसिस नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टिल देन बाय।